मोटी रकम जो है सरकार तक पहुंच जाती है, इसलिए जो है वो जनता को पीछे कर देते हैं। मोटी रकम तो मिल जाती है। कल को जोशीमठ तो बर्बाद हो रहा है कि वहां से लोगों को विस्थापित कर दिया जाएगा। जोशीमठ का जगह किसी कॉर्पोरेट को दे दिया जाएगा कि इसको 5,000 करोड़ में डेवलप करो और वहां पे टूरिज्म चलाओ। यही हो रहा है। धामों को, धाम है ना, 4 धाम, धामों को दामों में बदलने की बहुत बड़ी साजिश चल रही है। अभी हम वहां पे बैठे हुए थे धरने में, हमें कहा गया कि ये माओवादी है। नहीं, एक बात बड़ा चाहा, यही इसी वर्ड पे आता हूँ। अभी सुना है कि उन्होंने कह रहे थे कि बीजेपी के कुछ लोकल नेता कह रहे हैं कि जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वो सब आतंकवादी, माओवादी, ऐसा कुछ कह रहे हैं वो। तो यही तो बीजेपी सरकार में हो रहा है। आप देश की बात करो, आप मुद्दों की बात करो, आपको जो है वो एक राष्ट्र का लेबल चिपका दिया जाएगा। ठीक है, बहुत जरूरी है, पहले राष्ट्र है, अगर राष्ट्र सुरक्षित रहेगा तो हम भी सुरक्षित रहेंगे। पर आज हो क्या रहा है, केवल राष्ट्र के नाम पे लीपापोती हो रही है। जिस देव आत्मा हिमालय के नाम से जो है पूरे भारत को जाना जाता है, उस देव आत्मा हिमालय को आज ना नोचा जा रहा है। जैसे बाघ होता है ना, बाघ जब किसी मांस को पकड़ता है तो पहले जो उसका सॉफ्ट मांस होता है उसको खाता है, बाद में और भूखा होता है तो हड्डियों को भी नोचता है। तो इसीलिए पहले पे इन्होंने सॉफ्ट जो नीचे नदियां थी उन पे जो है आक्रमण शुरू किया, भूमाफियों ने, खनन माफियों ने, जल जंगल जमीन पर। और धीरे धीरे अब क्या हो रहा है, सॉफ्ट चीज तो डैम बन चुके हैं, अब ये हड्डी मतलब जो मेन हिमालय है। बातों से तो लगता है कि ठीक वैसे ही जैसे कश्मीर 370 हटने के बाद एकदम खुशहाल है तो फिर लोगों को जाने क्यों नहीं दिया जाता है। लेकिन कश्मीर में आपने कहा कि कुछ भी हो जाए तो वहाँ की इंटरनेट बंद कर दो, लेकिन उत्तराखंड तो देवों की भूमि है। वहाँ पे भारत की जनता रह रही है, वहाँ भी भारत की जनता तो कश्मीर में भी रह रही है, लेकिन वहाँ पे हिंदू मुसलमान कर लो, आतंकवादी का आप हवाला दे दो, कुछ भी कर दो, वो एक अलग मसला मुद्दा है। लेकिन यहाँ की जनता को भी आप दिखाने नहीं दे रहे हो कि वो किस हाल में जी रही है, रिपोर्ट नहीं आने दे रहे हो, तो ऐसा व्यवहार। जैसे कश्मीर में यदि कुछ भी घटित हो रहा है तो उसका पहले वहाँ पे नेटवर्क कनेक्शन हटा दो, तब वहाँ सही हो गलत हो वो सरकार जानती है और वहाँ के निवासी जानते हैं। ऐसा ही हाल उत्तराखंड में भी है। दोस्तों नमस्कार। जोशीमठ में जो आपदा आई हुई है और किस तरह से वहाँ के लोकल जो लोग हैं वो परेशान हैं, आखिर इस आपदा का जिम्मेवार कौन है? ये आपदा मैन मेड है, यानी कि किसी आदमी के द्वारा लाया गया है, या प्रकृति ने इसको खुद ही लाया है? अगर इसको आप क्लियरली देखेंगे, जिस तरह से जोशीमठ एरिया में या पहाड़ों में निर्माण का कार्य हो, सड़क का चौड़ीकरण हो, और खासकर जोशीमठ एरिया की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे एनटीपीसी की एक प्रोजेक्ट है, तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। उसकी वजह से जो ब्लास्ट किए जा रहे हैं, सुरंग बनाए जा रहे हैं पहाड़ों में जगह जगह पे, उसका भी शायद बहुत बड़ा रोल है इसमें, और शायद का पक्का उसका भी रोल है। हमारे साथ डॉक्टर नवीन पांडे जी हैं जो उत्तराखंड के हैं। और नवीन जी, ये जो विपदा आई हुई है उत्तराखंड में जोशीमठ में, क्या लगता है आपको, ये नेचुरल है या मैन मेड है? पहली बात देखो, मैंने पीएचडी की है, वो मेरा जो सब्जेक्ट था पीएचडी में इन्वायरमेंट ही था, और इन्वायरमेंट पे मंदिरों के ऊपर, पर्वतों के ऊपर, नदी झरनों के ऊपर, तालाबों के ऊपर, ग्लेशियरों के ऊपर, सबके ऊपर मैंने अच्छा रिसर्च किया है। आपने सही सवाल पूछा है कि 2 प्रकार के आपदाएं होती है। एक होती है प्राकृतिक आपदाएं, नेचुरल रूप से डिजास्टर हो जाना। एक है कृत्रिम आपदाएं, जो मेन मेड आपदाएं हैं। प्राकृतिक आपदाएं उत्तराखंड में आज से 25-30 साल पहले सुनाई देती थी, वो भी दूर दराज जंगलों में, कि एक बादल फटा है वहाँ पे और कुछ गदेरे से होते हुए पानी नीचे आया है। वो है प्राकृतिक आपदा। चलिए, मेरे को एक चीज़ बताइए कि जिस तरह से मौजूदा बीजेपी सरकार, मैं केंद्र सरकार की बात कर रहा हूँ, वहाँ के रिपोर्ट को भी पब्लिश करने से, आर्टिकल पब्लिश करने से मना कर दिया, न्यूज़ से ऑलमोस्ट गायब किया जा चुका है, तो क्या मैं दर्शकों को बताएंगे कि ये इतना बड़ा कोई मामला है नहीं क्या? यही सबसे पहले एक प्रश्न चिन्ह उठाया जाता है। जैसे कश्मीर में यदि कुछ भी घटित हो रहा है तो उसका पहले वहाँ पे नेटवर्क कनेक्शन हटा दो, तब वहाँ सही हो गलत हो वो सरकार जानती है और वहाँ के निवासी जानते हैं। ऐसा ही हाल उत्तराखंड में भी है। आईआईटी रुड़की, जो उत्तराखंड की सबसे प्राचीन जो है, वो उत्तराखंड की नहीं पूरे भारत का जो है आईआईटी रुड़की, बहुत प्राचीन इंस्टीट्यूट है और बहुत ही प्रतिष्ठित है। और वहाँ के जो भूगर्भ वैज्ञानिक जिन्होंने अपनी रिपोर्टें तैयार कर चुके हैं,
मतलब अगर उनकी रिपोर्ट डिस्प्ले हो जाए तो सरकार की जो है स्थिति बहुत गंभीर हो जाएगी वहाँ पे। उन सारी रिपोर्ट्स को बंद कर दिया गया है कि इस प्रकार की रिपोर्ट कोई भी डिस्प्ले नहीं करेगा। कोई भी नेशनल न्यूज़ कोई चैनल वहाँ पे नहीं जाएगा। तो यदि आप इतने साफ हो, इतनी आपकी स्वच्छ छवि है और उत्तराखंड का जो क्षेत्र चमोली जिले का जोशीमठ जो क्षेत्र है, अगर वो सच में आपदा से मुक्त हो चुका है तो आप क्यों नहीं इन सारी रिपोर्टों को डिस्प्ले होने देते हो? आपकी बातों से तो लगता है कि ठीक वैसे ही जैसे कश्मीर 370 हटने के बाद एकदम खुशहाल है तो फिर लोगों को जाने क्यों नहीं दिया जाता है। लेकिन कश्मीर में आपने कहा कि कुछ भी हो जाए तो वहाँ की इंटरनेट बंद कर दो। लेकिन उत्तराखंड तो देवों की भूमि है, वहाँ पे भारत की जनता रह रही है। वहाँ भी भारत की जनता तो कश्मीर में भी रह रही है, लेकिन वहाँ पे हिंदू मुसलमान कर लो, आतंकवादी का आप हवाला दे दो, कुछ भी कर दो, वो एक अलग मसला मुद्दा है। लेकिन यहाँ की जनता को भी आप दिखाने नहीं दे रहे हो कि वो किस हाल में जी रही है, रिपोर्ट नहीं आने दे रहे हो, तो ऐसा व्यवहार क्यों? ऐसा व्यवहार इसीलिए है कि जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनसे जो है बहुत अच्छा पैसा वो ले लिया गया है। अब ये है कि बंद करते हैं तो इतना करोड़ों का नुकसान। मैं अभी आपको जोशीमठ की घटना बताता हूँ। फरवरी में रैणी गांव जो अभी आपने सुना होगा, ग्लेशियर टूटा था वहाँ पे। ग्लेशियर टूटने से जो है वो जो टनल थी उनकी, उस टनल में जो है करोड़ों की मशीन फंस गई थी। अब उनको ये है कि अगर इस मशीन को छोड़ते हैं तो करोड़ों का नुकसान होगा। उन्होंने क्या किया, एक दूसरी टनल बनाना शुरू कर दिया बगल से। आज जो जोशीमठ की स्थिति है वो तो पहले से ही चल रही है, परंतु जब से ये दूसरी टनल केवल कुछ करोड़ों की मशीन को बचाने के लिए पूरे शंकराचार्य की सभ्यता को समाप्त किया जा रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, जो ये कंक्रीट होता है इसकी उम्र ज़्यादा से ज़्यादा जो एकदम सर्वे के हिसाब से आता है 80 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल, और बहुत हाई टेक्निक का कंक्रीट होगा तो 120 साल। आप ये बताओ एक डैम की उम्र कितनी है? 120 साल। जो सभ्यता वहाँ पे रह रही है वो कितने करोड़ों वर्ष से, जिसमें ऋग्वेद का भी उदाहरण है। आप बाहर देश जाओगे तो वहाँ पे भारत को कालिदास के नाम से जाना जाता है, जिस कालिदास ने कहा था अस्त्युत्तरस्याम दिश देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधि राजा, कि जो हिमालय है वो क्या है? इस प्रदेश की, इस विश्व की आत्मा है। आज वही आत्मा जो है जहाँ पे हिमालय देखा जा रहा है वहाँ पे डैम बना दो। जो गौ, गंगा, गायत्री, गीता की जिस देश से पूजा होती है उसी गंगा को आप बांध बना के रोक दो। उसी गंगा पे आप जो है जितने भी ग्लेशियर हैं उन ग्लेशियरों के पास में जो छोटे छोटे धारे जो नदी के रूप में बहते हैं उन नदियों पे जो है आप छोटे छोटे डैम बना दो। आपने गौ, गंगा, गायत्री की बात करी तो उसी गंगा की सफाई की बात हो, उसी गंगा जहाँ से गंगा गुजर रही है वहाँ देवभूमि में आप लोग रहने वाले लोगों की बात हो। एक चीज़ बताइए कि हिंदुत्व का नगाड़ा पीटती है यही सरकार और खाली वोट के लिए हिंदुत्व और ये गौ, गंगा और गायत्री का इस्तेमाल होता है। अगर आपकी बात ही बाहर नहीं आने दी जाएगी, जनता तक आपकी न्यूज़ ना पहुँचे, आपकी पीड़ा ना पहुँचे, सरकार चाहती है कि सब चीज़ को दबा के रख लूँ। यही हो रहा है। इसमें क्या है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, उतना नुकसान 700-800 साल में मुगलों के द्वारा जो है हमारी संस्कृति को नहीं हुआ, जितना नुकसान जो है 70 साल में हम जिस तथाकथित स्वतंत्रता की जो बात करते हैं उसमें हमारे देश को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। जिस गौ, गंगा, गायत्री के नाम से भारत को जाना जाता है, जिस देव आत्मा हिमालय के नाम से जो है पूरे भारत को जाना जाता है, उस देव आत्मा हिमालय को आज ना नोचा जा रहा है। जैसे बाघ होता है ना, बाघ जब किसी मांस को पकड़ता है तो पहले जो उसका सॉफ्ट मांस होता है उसको खाता है, बाद में और भूखा होता है तो हड्डियों को भी नोचता है। तो इसीलिए पहले पे इन्होंने सॉफ्ट जो नीचे नदियाँ थी उन पे जो है आक्रमण शुरू किया, भू माफियों ने, खनन माफियों ने, जल जंगल जमीन पर। और धीरे धीरे अब क्या हो रहा है, सॉफ्ट चीज़ तो डैम बन चुके हैं, अब ये हड्डी मतलब जो मेन हिमालय है, आपको मैं बता देना चाहता हूँ, हिमालय का जो 5 भागों में हिमालय को बांटा गया है, तो 5 भाग में जो भाग केदार खंड है वो केदार खंड ऋषिकेश से देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, विष्णुप्रयाग, जो 5 प्रयाग है, 5 बद्री है, 5 केदार हैं, ये सारे के सारे जो हैं वो केदार भूमि पे बसे हुए हैं। मुझे एक चीज़ बताइए पांडे जी, आप कि ये मौजूदा वक्त में जिस तरह से खास करके हिंदू का लबादा ओढ़ के, चादर ओढ़ के खाली वोट अर्जित किया जाता है,
हिंदू ही तो है लोग वहाँ पे रहते हैं, जो आप जोशीमठ में जितने लोगों के साथ ये सब हो रहा है। एक बात बताइए, खाली हिंदुत्व का इस्तेमाल आपको नहीं लग रहा है खाली वोट के लिए किया जाता है? उनके साथ हो क्या रहा आज की डेट में? बिल्कुल, ये वोट बैंक के लिए ही आप देखो ना, अभी हम जो ये बात कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ, आप इसको अपने चैनल में डालोगे तो नीचे से कई कमेंट ऐसे आएंगे, देश के खिलाफ आवाज़ उठ रही है, देश मतलब हम अपनी ज़रूरतों के साथ बात करेंगे। अभी हम वहाँ पे बैठे हुए थे धरने में, हमें कहा गया कि ये माओवादी है। नहीं, एक बात बड़ा चाहा, यही इसी वर्ड पे आता हूँ। अभी सुना है कि उन्होंने कह रहे थे कि बीजेपी के कुछ लोकल नेता कह रहे हैं कि जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वो सब आतंकवादी, माओवादी, ऐसा कुछ कह रहे हैं वो। तो यही तो बीजेपी सरकार में हो रहा है। आप देश की बात करो, आप मुद्दों की बात करो, आपको जो है वो एक राष्ट्र का लेबल चिपका दिया जाएगा। ठीक है, बहुत जरूरी है, पहले राष्ट्र है, अगर राष्ट्र सुरक्षित रहेगा तो हम भी सुरक्षित रहेंगे। पर आज हो क्या रहा है, केवल राष्ट्र के नाम पे लीपापोती हो रही है। मतलब आपके कमरे में दुर्गंध है, आपने क्या किया, केवल फूलों से उसको ढक दिया है, सेंट छिड़क दिया है, जिस दिन फूल सूखेंगे वो गंदगी बाहर आएगी। राष्ट्र सुरक्षित का मतलब क्या है कि खाली पाकिस्तान को दिन भर आप गाली दो और चाइना जमीन ले ले तो चुप हो जाओ, उसको न्यूज को दबा दो, ये राष्ट्र सुरक्षित है? यही हो रहा है। जब हमने वहाँ पे ये इनलीगल विकास की जो बात की थी, हमने कहा था इतने बड़े बड़े डैम प्रोजेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, 4 लेन करने की जरूरत नहीं है। अब देखो, मैं थोड़ी देर यहाँ पे बैठा हुआ था तो यहाँ नीचे से मेट्रो जा रही है, तो ये क्या कंपन हो रहा है? ये तो दिल्ली है, झेल लेगा, यहाँ बड़े बड़े पहाड़ नहीं है। आप सोचो जिस दिन वहाँ ट्रेन जाएगी, सारे के सारे पहाड़ ऐसे कंपायित होंगे, और वो सारा क्षेत्र जो मैं अभी कह रहा था केदार क्षेत्र है। आप केदार की डेफिनेशन अगर आप शब्दकोश में पढ़ोगे तो केदार का मतलब होता है दलदला, दलदली भूमि है वो। आप दलदली भूमि में इतने बड़े बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाओगे तो निश्चित ही आप विनाश को न्योता दे रहे हैं। तो बड़े बड़े विद्वान जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने तो राय दिया था कि आप कंस्ट्रक्शन ऐसे करेंगे, करना है तो नहीं करना है, रोड इतना ही चौड़ा करना है, आपको जो डैम के लिए ब्लास्ट नहीं करना है, सबको तो सरकार ने दरकिनार कर दिया। सारी चीज़ों को दरकिनार कर चुके हैं वो केवल और केवल, अभी मैं बताता हूँ आपको, धारी देवी का जो मंदिर है वहाँ पे जो मेन जो डैम जो बनना था, जो उसकी सीमा थी, उससे 6-7 मीटर और अप कर दिया उसको। तो मतलब सरकार को बताने के लिए कि सरकार की नज़रों में तो क्या है, डैम जो है इतने लेवल का बनाया जा रहा है, इतने गाँव को खतरा नहीं होगा। लेकिन आज वो खतरा जो है वो बना हुआ है, इनलीगल तरीके से वो काम हो रहा है। इसमें सरकार भी अनदेखी करती है। आप यदि सरकार वहाँ पे मजबूत हो, जनता की सुने, तो वहाँ पे इनलीगल कोई भी काम नहीं हो सकता है। लेकिन बहुत अच्छी मोटी रकम जो है सरकार तक पहुँच जाती है, इसलिए जो है वो जनता को पीछे कर देते हैं। मोटी रकम तो मिल जाती है, कल को जोशीमठ तो बर्बाद हो रहा है कि वहाँ से लोगों को विस्थापित कर दिया जाएगा, जोशीमठ का जगह किसी कॉर्पोरेट को दे दिया जाएगा कि इसको 5,000 करोड़ में डेवलप करो और वहाँ पे टूरिज्म चलाओ। यही हो रहा है। धामों को, धाम है ना 4 धाम, धामों को दामों में बदलने की बहुत बड़ी साजिश चल रही है। ध्यान देना मेरी बात में, धामों को दामों में बदलने की होड़ मची हुई है। इस बार केदारनाथ में 7 लाख लोग गए, क्या किया जाए ऐसा कि अगली बार केदारनाथ में 14 लाख लोग जाएं? अरे किसी की अपनी कैपेसिटी भी तो है। इस क्षेत्र की कैपेसिटी है कि 10,000 लोग आ सकते हैं, तो अगर आप यहाँ पे 11, 12, 13,000 लोग ठुस हो गए तो क्या ये क्षेत्र अनबैलेंस्ड नहीं होगा, इनबैलेंस नहीं होगा? ऐसे ही पर्वतों की भी अपनी कैपेसिटी है, कितना उन पे कटाव होगा। जब अब पहले के जमानों में कहा जाता था जो गया बद्री वो ना उतरे उदरी, उदरी कहते हैं पेट में, कि जो एक बार बद्रीनाथ जा चुका है उसका पुनर्जन्म नहीं होता है, उसका साक्षात जो है वो भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम में पहुंचता है। ऐसे धामों को अगर आप दाम के तरीके से देखोगे तो निश्चित ही विनाश संभव है। डॉक्टर पांडे जी, मुझे एक चीज़ बताइए आखिर में कि आखिर जो लोकल जनता जिनको विस्थापित किया जा रहा है, क्या 2, 4, 5 लाख रुपए देके उनकी जीवन दोबारा वापस आएगी जिस हाल में वो रह रहे थे, आ सकती है? देखो, टिहरी डैम बना, पूरा देश जो है गुलाम हुआ, टिहरी रियासत कभी गुलाम नहीं हुई। आज पेपरों में या उस जगह पे जाओ, सारी टिहरी विरासत डूब चुकी है। क्या कभी गौरव कर पाएंगे वो लोग? क्या उस संस्कृति को बता पाएंगे कि हम कभी भी गुलाम नहीं हुए थे? बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। ऐसे ही 2, 4, 5 लाख देने से आप केवल उनका भौतिक स्वरूप बदल सकते हो। जिसकी छोटी झोपड़ी थी उसका बड़ा मकान बन जाएगा, ऋषिकेश, देहरादून, हल्द्वानी, इधर बड़ा मकान बन जाएगा। परंतु जो मेन अस्मिता है, जो वहाँ की सांस्कृतिक है, जो वहाँ का भौतिक कल्चर है, जो वहाँ की आध्यात्मिक कल्चर है, वो सब खत्म हो जाएगा। और धीरे धीरे ऐसे ही जैसे सरकार नागालैंड साइड जितने भी जो नागावासी हैं
नाथ संप्रदाय के हैं, उनके लिए विशेष जो है संविधान से प्रावधान लेती है कि 371 वहाँ पे लागू की जाए कि इनके जो जितने भी जो इनके जो संप्रदाय के जितने भी जो लोग हैं, इनके जो कल्चरल प्रोग्राम हैं वो बचे रहे, जो इनके कल्चरल जो सब्जेक्ट है वो जीवित रहे। उत्तराखंड के लिए ऐसा दोहरापन क्यों हो रहा है? तो हमारे साथ ये नवीन पांडे जी थे, हम इनसे और भी बात करेंगे और भी मैं चाहता हूँ कि जोशीमठ की सच्चाई आप लोगों तक पहुँचाऊँ। हालांकि लाख कोशिश कर रही है सरकार कि उसकी वहाँ की सच्चाई सामने ना आए, लेकिन सच्चाई तो सामने आके सच्चाई कोई छुपा नहीं सकता। लेकिन आखिर में एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि मछली अगर जल में रहती है, उस मछली को जल से बाहर निकाल के सोचे कोई रख दूँ तो उस मछली का जीवन क्या होगा। ठीक इसी तरह से जिनकी जीवन पहाड़ों में गुजरी है और उनको वहाँ से आज विस्थापित करा के कहीं और बसा भी दिया जाए प्लेन में, तो क्या उनकी जीवन शैली इस उम्र में आके कोई 40 साल, कोई 50 साल, कोई 60 साल के होंगे, जब उनकी जीवन शैली चेंज होगी तो क्या उसमें वो सर्वाइव करने लायक बचेंगे? ये बहुत बड़ा एक सवाल है।